अपने ही ख्यालों में मगन वो समंदर की खामोश सतह को घूर रहा था कि अचानक पानी में हलचल हुई। ताहद्दे निकाब फैले पानी पर दायरे से बनने लगे। उसने चौंक कर देखा, तभी उसके कानों में पायल खनकने की आवाज आई। वो हैरत से इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नजर समंदर के दाएं तरफ मौजूद पहाड़ों की तरफ उठी और पलटना भूल गई। वो सफेद लिबास में मलबूस कोई दोशीज़ा थी। उसका सफेद आंचल हवा के दोष पर लहरा रहा था। वो सिर्फ उसके पांव ही देख पाया, सफेद दूधिया पांव जिनमें सुनहरे रंग की पायल पहनी हुई थी। गफ्फार मोची का कड़ियल जवान बेटा अपनी उथल पुथल होती धड़कनों को संभालते हुए मिकानकी अंदाज में पहाड़ों की तरफ दौड़ा जिधर वो दोशीज़ा गई थी। उसने देखा वो बड़े बड़े ढलवानी पहाड़ थे। दूर से देखने पर एक ही पहाड़ मालूम होता था, मगर अगर करीब से देखा जाता तो पता चलता कि दो पहाड़ हैं। उनकी अमूदी चोटियां चांद की रोशनी में चमक रही थीं। पहाड़ों के पीछे कई छोटे बड़े हट थे जो यकीनन कभी आबाद होंगे, मगर अब वीरान खंडर बन चुके थे। कुछ देर खड़ा वो अपनी बेतरतीब सांसों को मामूल पर लाने की कोशिश करता रहा, मगर यूं लगता था जैसे वो हसीना सीने से दिल ही निकाल कर ले गई हो। शाम के साए गहरे हो रहे थे, हवा में शिद्दत आ गई थी, चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। वो पहाड़ों पर निगाहें जमाए शशोपंज का शिकार था कि आया वो वापस जाए या आगे बढ़े। तभी अचानक एक नुस्वानी आवाज आई। डर गए क्या बुज़दिल कहीं के? आवाज और इस्तेज़ाइया हंसी की आवाज सुनकर दर हकीकत उसके पसीने छूट गए, मगर वो खौफ को झटकता तजस्सुस के मारे आगे बढ़ा। फिर वो तेजी से ढलवानी पहाड़ों पर चढ़ने लगा। सुबह लोगों ने समंदर के करीब लाश पड़ी देखी। वो दौड़कर करीब गए। हमेशा की तरह लाश का चेहरा मस्त था। ओए, ये तो अपने गफ्फारे का पुत्र है, एक शख्स ने दुख से कहा। वो तो शहर नहीं पढ़ता क्या? दूसरे शख्स ने पूछा। हाँ, पढ़ता तो शहर में ही है, मगर कल मैंने देखा था वो नीले रंग के सूट में मलबूस खेतों में घूम रहा था। मरने वाले के जिस्म पर भी नीले रंग का ही सूट था। ओह, सब जानते बूझते भी ये लड़के बाज नहीं आते, समंदर की तरफ जाते ही क्यों हैं? एक शख्स ने ठंडी सांस भरते हुए तासुफ से कहा। वो लोग लाश को कंधों पर उठाए गांव की तरफ बढ़े। गफ्फार मोची परेशान परेशान घूम रहा था। गांव वालों के कंधे पर रखी लाश देखकर वो उल्टे कदमों दौड़ा और घर जाकर दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। सुरैया बेगम ने ताजुब से देखा और गाल पर हाथ रखते हुए बोली, हाय गफ्फारे, तुम्हें क्या हुआ? तुम बस दरवाजा मत खोलना, कोई भी हो कह देना गफ्फार घर नहीं है। अब जाओ। वो तो ठीक है, पर तुम कांप क्यों रहे हो? नहीं तो। तभी किसी ने दरवाजा धड़धड़ाया। सुफियान होगा। सुरैया हंसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। ना खोलना दरवाजा, गफ्फार मोची जोर से चिल्लाया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। अगले ही पल पूरा गांव गफ्फार मोची के घर जमा था। उसका कड़ियल जवान बेटा मर गया था। सुरैया साकत सी कफन में लिपटे अपने जवान बेटे की लाश को देख रही थी। पता तो था कि वो जगह भारी है, तो फिर क्यों गया उधर? इस मौके पर भी कुछ दाना खवातीन सुरैया से सवालात कर रही थीं। पता नहीं इस पिंड के जवानों को तो नजर ही खा गई है। एक खातून दुख से अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, याद है अभी पिछले महीने इन्हीं दिनों मोटे हलवाई का बेटा फोत हो गया था। यूं ही उसका चेहरा भी मस्क था। और उससे पिछले साल हकीम जाफर का पुत्र। और हाय नी, चुप कर, मेरा कलेजा फट जाएगा। एक खातून सीने पर हाथ मारते हुए दुपट्टे से अपनी नाक रगड़ते हुए बोली। खवातीन के बैन फिर से शुरू हो गए थे। जैसे ही मर्द जनाजा उठाने आए, खवातीन एकदम जोर जोर से चीख कर जनाजे के पीछे भागी। सुरैया तो वहीं बेहोश हो गई। मैं अपने जिगरी दोस्त को कंधों पर उठाए ले जा रहा था। दर्द से मेरा कलेजा फट रहा था। कदम मन मन के हो रहे थे। फिर मुझे गुज़िश्ता शाम सुफियान से की गई बातचीत याद आ गई। चल अहमद यार, समंदर देखने चलते हैं। आज चांद की 14 तारीख है। समंदर में चमकते हुए पूरे चांद का अक्स मगरिब के वक्त कितना दिलकश लगता होगा। उफ, वो ख्वाबनाक लहजे में आंखें मूंदते हुए बोला। हाँ, और जब शहजादी चुड़ैल आएगी ना, तो सारी दिलकशी साथ ले जाएगी तेरी। मैं तंज से बोला, अबे यार, ये रूहें, बदरूहें, जिन, भूत, प्रीत, चुड़ैलें, कुछ नहीं होता। अब बता, जो शख्स मर गया वो किसी को क्या मारेगा?
मामला कुछ और है, वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। देखना, मैं एक दिन पहाड़ों के पीछे जाऊंगा और सुराग लगा ही लूंगा कि आखिर असल मामला क्या है। आज तक जो भी मगरिब के वक्त समंदर पर गया वापस नहीं आया, तुम सुराग लगा लोगे। मैंने उसका मजाक उड़ाया। अच्छा, ज्यादा बकवास ना कर, मैं अभी चला जाऊंगा। वो गुस्से से बोला। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, कितने वाकयात अपनी आंखों से देखे हैं। यार अहमद, तुझे तजस्सुस नहीं होता कि लोग जो किस्सा सुनाते हैं वो सच्चा है या झूठा? वो थोड़ा सा मेरी तरफ झुकते हुए राजदारी से बोला। नहीं, पर वो क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसने जोरदार कहका लगाया। डर? यार तू लड़कियों की तरह डर रहा है, मर्द बन मर्द। वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला। क्यों भाई, मर्द के सीने में दिल नहीं होता? क्या वो नहीं डर सकता? दिल तो होता है, मगर गोश्त पोस्त का, एहसासात और जज्बात वाला नहीं। पत्थर का दिल होता है, ताकतवर, सख्त किस्म का। अरे तुम्हारा होगा ताकतवर दिल, मेरा तो नहीं है। मैंने सर झटकते हुए कहा और वो इलविदाई हाथ मिलाते हुए घर की तरफ चल पड़ा। सुफियान की मौत को 1 माह हो गया था। पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार समंदर की तरफ जाने को चाहता था। जैसे ही मस्जिद में मगरिब की अजान हुई, मेरा दिल बेचैन हो जाता। बहुत कोशिश के बावजूद मैं ये ख्याल झटक नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे समंदर पर बुला रहा हो। कितना अजीब सा एहसास था, यह मैं किसी से बयान भी नहीं कर सकता था। आज शाम से ही ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थीं। ना जाने कैसे मैं समंदर किनारे आकर बैठ गया। मुझे उस वक्त होश आया जब पायल खनकी। मैंने पलटकर आवाज की सिम देखा। हवा के दोष पर लहराता सफेद आंचल कोई लड़की समंदर के किनारे लगे दरख्तों से होती हुई पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल तो जैसे मोरनी जैसी थी। मैं मबहूत सा देखने लगा, हत्ता कि वो लड़की पहाड़ों के दामन में जाकर गायब हो गई। मैं तो पत्थर का बुत बना समंदर किनारे बैठा था। समंदर का पानी सुनहरा होकर फिर से अपनी असली हालत में वापस आ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उठना चाहा, मगर ऐसे लग रहा था जैसे मेरी टांगों में जान ही ना हो। तभी नुसवानी हंसी की आवाज गूंजी। खौफ के मारे मेरा दिल बंद हो गया। मंजूर दर्जी हवास बाख्ता सा सुबह से ही सबसे पूछता फिर रहा था, मेरे बेटे को किसी ने देखा है क्या? रात को घर नहीं आया, पहले भी देर से ही घर आता था, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो रात भर घर ही ना आए। तो रात ही को ढूंढते ना। नियाज अहमद ठेला दुरुस्त करके उस पर ताज़ा सब्जी सजाते हुए बोला। मुझे तो बख्ता ने बताया ही नहीं कि रात को अहमद घर नहीं आया। मंजूर दर्जी गहरी सांस लेते हुए बोला, चल फिर समंदर की तरफ देख कर आ, जेले पहलवान को साथ ले जा। नियाज अहमद ठेला धकेलते हुए बोला। मंजूर दर्जी का दिल अनजाने खौफ से धड़का। तभी जेला पहलवान बाहर आया। क्या हुआ चाचा, सब खैरियत तो है? हाँ जेले, सब खैरियत है। मंजूर दर्जी सर हिलाते हुए जेरे लब बुड़बुड़ाया और घर की तरफ चल पड़ा। सूरज की तेज किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो वो कसमसा कर उठ बैठा। कुछ देर वो आंखें मलता रहा, फिर एक भरपूर अंगड़ाई ली। अचानक उसकी नजर समंदर की शोरीदा लहरों पर पड़ी तो वो हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। ये मैं कहाँ हूँ? वो खुद से ही सवाल जवाब करने लगा। अहमद? एक तेज आवाज पर उसने पलट कर देखा। गामा नाई उसकी तरफ आ रहा था। ओए अहमद, तुझे तो तेरा अब्बा ढूंढ रहा था। अच्छा? वो उलझे हुए लहजे में कहता घर की तरफ चल पड़ा। मंजूर, अहमद कहाँ है? जैसे ही मंजूर दर्जी घर में दाखिल हुआ, उसकी बीवी बख्ता ने फिक्रमंद आवाज में पूछा, आ जाएगा आ जाएगा। आज तक कोई आया है क्या? उसके अंदर किसी ने सरगोशी की। वो चरपाई पर ढहस आ गया। क्या हुआ? पानी। बख्ता दौड़कर मटके से पानी का ग्लास भर लाई, जिसे मंजूर दर्जी एक सांस में ही पी गया। उसने खाली ग्लास बख्ता की तरफ बढ़ाया। तभी दरवाजा खटका और अहमद अंदर आया। कहाँ था तू अहमद? बख्ता की आवाज। मंजूर दर्जी ने बेयकीन नजरों से बेटे की तरफ देखा। दोस्तों के साथ था। कौन से दोस्त हैं? कोई? अहमद ने बेजारी से कहा और हाथों का तकिया बनाकर चारपाई पर लेट गया। पता भी है हम कितने परेशान हो गए थे। इतने में मंजूर दर्जी उठा और चारपाई पर लेटे अहमद की कलाई पर काट लिया। हमला इतना अचानक था कि अहमद चीखता हुआ तड़प कर उठ बैठा। क्या हो गया है मंजूर तुझे? बख्ता ने हैरान होकर शोहर की तरफ देखा। तू मेरा अहमद है ना, मेरा बेटा?
वो अहमद के चेहरे को दोनों हाथों में पकड़े खोए हुए लहजे में बोला, अरे सठिया गया है बुड्ढा। बख्ता बुड़बुड़ाती हुई बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। शाम ढलते ही उसका दिल बेचैन होने लगा। लहराता हुआ आंचल, सफ़ेद दूधिया पाँव और उनमें खनकती सुनहरी पायल। काश मैं सुनहरी पायल होता, कम से कम उसके पाँव से तो लिपटा होता। वो दोनों बाजू टांगों के गिर्द लपेटे घुटनों पर थोड़ी रखे सोच रहा था। अहमद ऐसे क्यों बैठे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा और अपने ख्याल पर खुद ही खुद को मलामत करने लगा। कुछ देर बाद मैं जूता पहने दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि अम्मा सामने आ गई। चल वापस, कहीं नहीं जाना इस वक्त। अम्मा मैं बच्चा तो नहीं हूँ, हमारे लिए बच्चा ही है। पूरे 12 साल बाद पैदा हुआ था तू, बड़ी मन्नतों मुरादों से तुझे मांगा था, पर अब तो मैं 20 का हो गया हूं ना अम्मा। अम्मा बस अभी आ जाऊंगा, सिर्फ 10 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, चल। अम्मा ने हतमी लहजे में कहा और मजबूरन मुझे चारपाई पर जाकर लेटना पड़ा। रात का जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली। अम्मा अब्बा के खराटे कमरे में गूंज रहे थे। मैं दबे पांव उठा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। तभी अम्मा की तेज आवाज गूंजी, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मैं तेजी से पलटकर गुस्ल खाने में घुस गया। अम्मा भी ना। मैं तिलमिलाता हुआ आकर बिस्तर पर लेट गया। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं घर से निकला तो अब्बा किसी सिपाही की तरह मेरे पीछे दौड़े। कहाँ जा रहे हो अहमद? कब्रिस्तान जा रहा हूँ अब्बा। चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ कब्रिस्तान। मैं गुस्से से जलता भुनता आगे आगे को चलने लगा। कब्रिस्तान पहुँचते ही हमेशा की तरह हमारी पहली मुलाकात नूरा माँ से हुई। वो हमेशा की तरह एक ही जुमला बुड़बुड़ा रही थी, सब पकड़े जाएंगे, सब के सब। अब तो बस कर दे नूरा अम्मा, बहुत साल हो गए हैं। अब्बा ने बहुत पर जोर दिया। चौधरी उजड़ गए, बदला पूरा हुआ, लेकिन तूने तो सारा पिंड ही उजाड़ दिया अम्मा। नूरा माँ जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी आंखें पानियों से भर गईं। मेरे लिए तो सब उसी दिन उजड़ गए थे जब मेरी शहजादी उजड़ी थी। फिर वो दोबारा अपना मखसूस जुमला दोहराने लगी, सब पकड़े जाएंगे, सब। मैं और अब्बा पहले दादी की कब्र पर गए, फिर सुफियान की कब्र पर। अब्बा आपको यकीन है कि समंदर पर मौजूद चुड़ैल शहजादी की रूह है? 100% बेटा। अब्बा क्या हुआ था उस दिन, बताएं तो सही। और तुझे 1000 बार तो बताया है, पिंड का बच्चा बच्चा जानता है। चल चुप करके दुआ मांग। नहीं अब्बा, एक बार फिर तफसील से बताओ ना। अब्बा गहरी सांस लेते हुए बोले, उस वक्त हम छोटे छोटे थे। नूरा माँ का शोहर मर गया था। ये चौधरी निसार अली की हवेली में काम करने जाती थी। इसकी एक ही बेटी थी शहजादी, बहुत खूबसूरत, गजाली आंखें, स्याह लंबे बाल, सुर्ख सफ़ेद रंगत और ऊंचा लंबा कद। नखरा भी खूब था, जैसे किसी सल्तनत की मलिका हो। मोहल्ले का करीबन हर लड़का हमें खत देकर भेजता कि जा शहजादी को दिया। चौधरी निसार अली अमीर आदमी था। उसने समंदर किनारे बहुत से हट बनवाए हुए थे। जब भी कोई तकरीब करनी होती, चौधरी निसार अली उन्हीं हट्स में करता था। उसके बेटे की शादी थी। शादी से कुछ दिन पहले ही हवेली के सारे लोग हट में शिफ्ट हो गए। नूरा माँ भी शहजादी को लेकर उनके साथ चली गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि असर मगरिब के दरमियान का वक्त था जब नूरा माँ हाँपती कांपती अब्बा के पास आई। गुलाम हुसैन, तू तो उनका दर्जी है, तेरी बड़ी इज्जत करते हैं, उन्हें कह मेरी बेटी दे दे। कौन, किसे कहूँ मैं? मेरे अब्बा ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए नूरा माँ से कहा। वो आंसू पोंछते हुए बोली, वो नहीं मिल रही है। कौन नहीं मिल रही? मेरी शहजादी। वो सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ढूंढ लेंगे नूरा माँ, तू बैठ, पानी पी, फिर तफसील से बता। अब्बा ने उन्हें तसल्ली दी। नहीं गुलाम हुसैन, मैं कैसे पानी पी लूँ? मेरी शहजादी तड़प रही है, वो मुश्किल में है। मुझे पक्का यकीन है चौधरी निसार अली के बेटों ने मेरी शहजादी को कहीं छुपा दिया है। चल मेरे साथ, बल्कि सारे पिंड वालों से कह के सब चलें। अब्बा ने गांव वालों को इकट्ठा किया, सारी बात उनके सामने रखी। सब गांव वाले समंदर के करीब चौधरी निसार अली के पास गए। कतार में बने हट्स रोशनियों से नहाए हुए थे। कितनी ही देर गांव वाले बाहर खड़े रहे, चौधरी निसार अली बाहर नहीं आया, बल्कि उसके मुलाजमों ने धक्के देकर गांव वालों को भगा दिया। नूरा माँ सारा दिन रोती रहती। इस वाक़े को कुछ दिन ही गुजरे थे कि चौधरी निसार अली की मस्क शुदा लाश समंदर किनारे पड़ी मिली। गांव में शोर मच गया। नूरा माँ उस दिन बहुत खुश हुई, इतनी के हवास खो दिए और बस यही जुमला दोहराने लगी कि सब पकड़े जाएंगे, सब। जो भी समंदर किनारे जाता मर जाता। आहिस्ता आहिस्ता हवेली में मौजूद सब लोग ऐसे ही मर गए।
लोगों ने उन हट्स को आसेब ज़दा कहना शुरू कर दिया। तफरी के लिए आए लोग भी अब उधर का रुख नहीं करते थे। उनका ख्याल था कि शहजादी की रूह ने सबसे बदला लिया है। हट्स उजड़ गए। कुछ लोगों ने हट्स पर कब्जे का सोचा, उनका अंजाम भी वही हुआ जो हट्स के मालिकों का हुआ था। इसके बाद से लोग समंदर की तरफ जाने से गुरेज करने लगे। अब नई नस्ल उस चीज़ को मानती नहीं और अंजाम तुम्हारे सामने है। वहाँ जो भी गया, खसूसन मगरिब के वक्त, वो दोबारा जिंदा वापस नहीं आया। पर मैं तो आ गया ना अब्बा। तुम वहाँ गए थे क्या? हाँ, आज सुबह गया था। मैंने बात संभाली। ओह अच्छा, सुबह। अब्बा ने इत्मीनान से सांस ली। घर वापस आकर भी इन्हीं वाक़यात के बारे में मैं सोचता रहा। फिर मुझे ख्याल आया कि क्या खबर शहजादी की रूह मुंतज़िर हो कि कोई आए और उसे भी कफन दफन देकर दफना दिया जाए। शायद इसीलिए वो आज तक भटक रही है। फिर मैंने एक फ़ैसला किया और पुरसकून होकर लेट गया। अगली सुबह मैं शहर गया, वहाँ से अच्छा सा कफन का कपड़ा ख़रीदा। खुशकिस्मती से अब्बा की तबीयत ख़राब थी, सो वो दुकान पर नहीं आए। मैंने जल्दी से कफन काट कर सीना शुरू कर दिया। 1 घंटे तक कफन बिल्कुल तैयार था। मैं बहुत खुश हुआ। कफन लपेट रहा था कि अब्बा आ गए। अरे ये तुमने किसका कफन सिया है? अब्बा ने मेरे हाथों से कफन लेते हुए सवाल किया। बोल, गूंगा हो गया है क्या? शहजादी का। क्या कहा? किसका? शहजादी का अब्बा। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब्बा क्या ये नहीं हो सकता कि शहजादी की रूह मुंतज़िर हो कि कोई आए और उसके बरहना वजूद को ढांप दे, उसे कफन देकर दफना दे, कोई उसकी भी कब्र बनाए और फिर कोई उसकी भी कब्र पर फातिहा पढ़े। देख बेटा, जब ये वाक़या हुआ मैं 9-10 साल का था। अब 50 साल का हो गया हूँ। तू भी 20-21 साल का हो गया है। मछलियाँ खा गई होंगी उसके जिस्म को और फिर हशरातुल अर्ज़ भी। उसकी तो हड्डियाँ तक नहीं रही होंगी। अब्बा आपको पता है अल्लाह ताला ने फिरौन को समंदर में डुबोकर क्यों मारा था? क्यों? ताकि उसकी लाश को महफूज कर सके, ताकि आने वाले वक्तों के लोग उसे देखकर इबरत हासिल कर सके। पर इस बात का तेरी बात से क्या ताल्लुक है अब्बा? मुझे यकीन है चौधरी निसार अली के बेटों ने भी ज़ियादती के बाद शहजादी की लाश समंदर में फेंकी होगी। आप एक दफ़ा चलें तो सही, मगर अकेले नहीं, हम गांव के लोगों को भी साथ लेकर जाएंगे। चलें, ठीक है अब्बा। सुबह सवेरे ही हम 10-12 लोगों का टोला समंदर की तरफ चल पड़ा। ढेलवानी पहाड़ों को अबूर करते हुए हम हट्स के करीब पहुंच गए। एक कतार में 50-30 हट्स बने हुए थे। उनके बिल्कुल सामने समंदर बहता था। एक तरफ पहाड़ थे तो दूसरी तरफ बड़े बड़े दरख्त। हम सब मुख्तलिफ हट्स में दाखिल हो गए। हर चीज़ पर गर्द की एक मोटी तह जमी थी। मकड़ियों ने जा बजा जाले बुन रखे थे। हमने घूम फिर कर सारे हट्स देखे। फिर एक हट की खिड़की जोर से हिली। सब बाहर की जानिब दौड़े। मैं तेज़ी से आगे बढ़कर उस खिड़की के पास गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। उस खिड़की से समंदर, पहाड़ और दरख्त सब मिले हुए नजर आ रहे थे। मैं मबहूत सा उस मंजर को देखने लगा। मैं यूं ही बेदहानी में आगे बढ़ा और खिड़की पर झुक गया। मेरी नज़र तीर की सी तेजी से समंदर किनारे लगे दरख्तों के झुंड पर गई। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों ने इन दरख्तों के झुंड पर साया कर रखा हो। मैं तेजी से नीचे आया और अंधाधुंध भागते हुए उस जगह पहुंचा। अब्बा मेरे पीछे पीछे थे। मैंने देखा वहां एक ढांचा पड़ा है जिसके आसार बता रहे थे कि वो किसी नौजवान लड़की का ढांचा है। अब्बा हैरान परेशान कभी मुझे कभी उस ढांचे को देखते थे। मैंने कंधे पर लटकते थैले से कफन निकाला और शहजादी के ढांचे को उड़ा दिया। मुझे यकीन था कि ये शहजादी ही का ढांचा है। फिर ये खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। हर कोई हैरत से उस ढांचे को देखने आया। मस्जिद के इमाम साहब ने जनाजा पढ़ाया और हम शहजादी को लेकर कब्रिस्तान गए तो देखा नूरा माँ अपने शोहर की कब्र पर औंधी लेटी हुई है। किसी ने कहा, नूरा माँ तू भी देख ले अपनी बेटी को, इतना अरसा गुजर गया, तेरी बेटी का ढांचा अब भी वहां महफूज पड़ा था। कहने वाले ने आगे बढ़कर नूरा माँ का कंधा हिलाया तो देखा वो मर चुकी थी।